हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। सीटेट की सीरीज़ में ये दूसरी महत्वपूर्ण वीडियो है जिससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है लिव सैमुअल वाइगॉस्की। इनका जन्म सन 1896 और मृत्यु 1934 में हुई थी। ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कार्य किया है। ये संरचनावादी थे, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। बच्चों को सक्रिय मानते थे। अच्छा, ये भी सक्रिय मानते थे और पियाजे भी सक्रिय मानते थे। इन वाइगोस्की और पियाजे थोड़े अलग अलग हैं, दोनों के मत अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का एक ही मत है कि बच्चों को सक्रिय मानते हैं। लैंग्वेज को एक टूल मानते हैं। ये लैंग्वेज को एक टूल मानते हैं कि जब लैंग्वेज होगी तभी बच्चा डेवलप्ड हो पाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, लेकिन पियाजे डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं। इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस दिए हैं, जैसे जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष में क्या होता है, भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होते हैं। बच्चे में भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र होता है। कब? जब जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं। ठीक है। फिर भाषा, रुक जाइए 1 मिनट। भाषा और विचार मिल जाते हैं कब? 3 साल में। भाषा और विचार मिल जाते हैं 3 साल में। दूसरा देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सोशल स्पीच बच्चे में कब आ जाती है? 3 से 4 साल में सोशल स्पीच आ जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि माता पिता से बोलना, अपने चाचा चाची, बुआ फूफा, इनसे बातें करना शुरू कर देता है, मतलब सामाजिक वाक आ जाता है। और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक कब आती है? इसमें देखो 4 से 6 वर्ष पे क्या आ जाती है? 4 से 6 वर्ष में आ जाती है। मन में बात करना, जैसे अब हम लोग जैसे बैठे हैं और मन में बात करने लगते हैं, अपने आप से बातें करने लगते हैं। ये बच्चे में कब आता है? ये बच्चे में 7 साल पे आता है। कब आता है? 7 साल में। ठीक है। इन्होंने, वाइगॉस्की ने ये सब बताया है, इनमें से 2 इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। सोशल कल्चरल थ्योरी, अब इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। इन्होंने क्या किया है? सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। इसमें देखो, इसको शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड हैं, वो हम समझ लेते हैं। इस सिद्धांत को टू पीस सिद्धांत भी कहते हैं। अब जैसे एक कीवर्ड है कि ZAD। ZAD का मतलब क्या है? जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो काम बच्चा स्वयं से करने या सीखने में सक्षम होता है उसे कहते हैं ZAD। ठीक है। इसे फर्स्ट पी भी कहते हैं, जैसे प्रेजेंट डेवलपमेंट। जैसे प्रेजेंट क्या क्या मतलब अभी उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है, प्रेजेंट डेवलपमेंट। ZPD, अब ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है? जिस काम को करने व सीखने में किसी की मदद लगे उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसे ही सेकंड पी कहते हैं। ठीक है। पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, एक शब्द है इसके फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग क्या है? मदद, पाठ, मचान, ढांचाकरण इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके फोल्डिंग का मतलब सीधा सीधा है, किसी काम को करने व सीखने में मिली हेल्प को क्या कहते हैं? इसका फोल्डिंग कहते हैं। अब ये इसके फोल्डिंग मिलती जिसको है उसे कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। जो काम छात्र सीखना चाह
रहा हो उसे उससे ज़्यादा नॉलेज वाला जो सिखाता है उस व्यक्ति को कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, एम को कहते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा। फिगर में क्या है, जैसे P1 है। P1 क्या है, मुझे सब आता है, ये जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। फिर जब बच्चा ऐसे क्षेत्र में जाता है वहाँ पे अपना काम शुरू करता है, जैसे ये यहाँ पे है, किसी काम में जब फंस जाता है। अब किसी काम में फंसेगा तो इसे क्या ज़रूरत होगी, स्कैफोल्डिंग। अभी बताया था जो मदद मिलती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब ये स्कैफोल्डिंग देता कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर्स देता है, ठीक है। अब इससे ये क्या करता है, P2 तक पहुंच पाता है, मतलब पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित डेवलपमेंट की बच्चा कहाँ तक विकास कर सकता था, यह P2 तक कर सकता था। यही क्या है, वाइगोस्की की डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अब वाइगोस्की से वैसे इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि वाइगोस्की का वही लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, और ये टूल मानते हैं लैंग्वेज को, और इससे इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आता है। तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे इसे तो मुझे लगता है वाइगोस्की से सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगला है जेरोम ब्रूनर। कौन है, जेरोम ब्रूनर। अब जेरोम ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। जैसे, और इन इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, मोड ऑफ थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड ऑफ थिंकिंग। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, इन्होंने 1961 में अपनी थ्योरी दी जिसका नाम मोड ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। वही है, जैसे पहला स्टेज इन्होंने बताया है इनएक्टिव, जो जब बच्चा शारीरिक रूप से 3 साल पर सक्रिय होता है, मतलब बच्चा 3 साल पर क्या होता है, सक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। आइकॉनिक, बच्चा किसी चीज को उसके आकार तस्वीर से पहचानने लगता है, मतलब पिक्चर और इमेजेस से क्या करता है, चीज़ों को जानने लगता है। जैसे रोटी कहेंगे तो रोटी उसके दिमाग में बन जाएगी, ठीक है, पिक्चर उसके दिमाग में बन जाएगा। फिर अगला क्या है, सिंबॉलिक, बच्चा भाषा के रूप में समझने लगता है, बच्चा भाषा के रूप में समझने लगता है, या सिंबल्स के रूप में समझने लगता है, कोड्स के रूप में समझने लगता है, ठीक है। अब अगला क्या है, ये पियाजे और वाइगोस्की दोनों से प्रभावित थे। जेरोम ब्रूनर जो थे दोनों जैसे पियाजे जो थे और वाइगोस्की दोनों से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस माना है। देखो वाइगोस्की भी डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस मानते हैं और ये भी डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, लेकिन पियाजे क्या है, पियाजे नहीं मानते हैं, इसलिए। और इन्होंने, लेकिन पियाजे का इन्होंने क्या दिया है, स्टेजेस में बांटे हैं ना, इन्होंने भी स्टेजेस में बांटे हैं, और पियाजे ने भी स्टेजेस में बांटे हैं। जैसे देखो पियाजे की सेंसरी मोटर जो है, इनके इनएक्टिव से क्या होता है, मिलती जुलती है, इनके इनएक्टिव से मिलती जुलती है। और प्री ऑपरेशनल जो है, इनकी प्री ऑपरेशनल मिलती है आइकॉनिक से, और इनकी कंक्रीट ऑपरेशनल मिलती है सिंबॉलिक से। अब जिन पे स्टार लगा है ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है जीन पियाजे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जीन पियाजे इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कब हुआ था, 1896 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। कहाँ के थे ये, स्वीडन के थे। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। और इन्होंने किस किस पे काम किया है, एज पे काम किया है, मैचुरेशन पे काम किया है, हेरिडिटी पे काम किया है, और सोशल एक्सपीरियंसेस पे भी काम किया है। भाषा डेवलपमेंट का प्रतिफल है। भाषा क्या है, डेवलप, जब देखो इन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट पहले होगा फिर भाषा आती है, या ये कह ले कि डेवलपमेंट के बाद भाषा आती है, ठीक है। ये भी बच्चों को सक्रिय मानते हैं। अभी मैंने पिछले में बताया था कि वाइगोस्की भी मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये भी बच्चों को सक्रिय मानते हैं। मोरल डेवलपमेंट, अब देखो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की भी बात की है। पियाजे जी ने बताया कि
नैतिक विकास पर संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है, इसके लिए कुछ शब्द दिए हैं, जैसे दिया है मोरल रियलिज्म। अब मोरल रियलिज्म ये वर्ड जो है क्वेश्चन में हूबहू पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इस पे इसलिए ध्यान रखिएगा। मोरल रियलिज्म क्या है? जो बताया या देखा जाता है वही सत्य है, मतलब जो बच्चों के सामने हुआ या देखा बच्चों ने, वो बच्चों के लिए सच है। और मोरल रेसिप्रोसिटी क्या है? बच्चा अपना लाभ देखता है पहले, तभी आपका काम करेगा। जैसे हम मुझे चॉकलेट दो तभी मैं तुम्हें ये काम करके दूंगा, ऐसी भावना रहती है यहाँ पे। मोरल बिहेवियर, सही और गलत के बीच का रास्ता, मतलब यहाँ पे उनका बिहेवियर कैसा होता है? मोरल होता है, मतलब नैतिक। जैसे सही और गलत के बीच का रास्ता, जैसे चोरी करना गलत है, लेकिन अगर चोरी किसी की जान बचाने के लिए की गई है तो वो सही है, ठीक है। इसके लिए अब इन्होंने स्टेजेस दी हैं, मोरल डेवलपमेंट की भी स्टेजेस दी हैं। मोरल स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या है? इन्होंने 4 स्टेजेस दी है। एनोमी, पहले ही कौन सी दी है? एनोमी, जन्म से 5 साल तक होती है, ये जन्म से 5 साल तक बच्चे में मोरालिटी नहीं होती। एनोमी में बच्चे में मोरालिटी नहीं होती है। हेट्रो हेट्रोनॉमी 5 से 8 साल, इसमें बच्चे नियमों को बहुत पालन करते हैं, इसमें बच्चे नियमों का बहुत पालन करते हैं, ठीक है। और हेट्रोसिटी 8 से 13 होता है, खुद का लाभ सोचते हैं, बिल्कुल सेम एज रेसिप्रोसिटी, ठीक है। ऑटोनॉमस 13 से 18 साल तक होता है, खुद से जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल सेम एज मोरल बिहेवियर, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट देखिए, इन्होंने नोट में बताया है कि कोहलबर्ग ने पियाजे जी से प्रभावित होकर नैतिकता पर संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने भी 2 टर्म दिए हैं, जैसे पहला दिया है मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग। मोरल डिलेमा में क्या है? किसी दुविधा में फंसना, मतलब किसी दुविधा में, ये करूं या ना करूं, ये करूंगा तो ऐसा होगा, ये करूंगा तो वैसा होगा, मतलब डिलेमा में फंस जाना। मोरल रीजनिंग, अब जब जिस डिलेमा में फंसा है उसमें तर्क लगा के उस दुविधा से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? मोरल रीजनिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे इन्होंने कोहलबर्ग ने क्या बताया था? हिंज की कहानी बताई। देखो ये कोहलबर्ग की कहानी चल रही है, कंफ्यूज मत हो जाना, पियाजे के साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें और उनके में दोनों में मतलब कनेक्शन है, इसलिए। तो हिंज की कहानी इन्होंने बताई थी, क्या बताई थी? कि हिंज की पत्नी क्या थी? बीमार थी, और हिंज जो है मेडिकल पे जाता है, मेडिकल वाले पैसे नहीं होते हिंज के पास, तो मेडिकल वाले से प्रार्थना करता है, जो सब करता है, और तब भी वो दवा नहीं देता है उसे, ठीक है। और दवा लानी ज़रूरी होती है ताकि उस दवा से ही उसकी बीवी की जान बचेगी, ठीक है। तो इसमें ये कहानी 3 तरह के बच्चों को सुनाते हैं। जेम्स जो प्राइमरी का होता है, जेसिका जो मिडिल क्लास की होती है, जूलिया जो हाई स्कूल की होती है। तो इसमें वो क्या करता है? लास्ट में चोरी कर लेता है, और चोरी करके अपने पत्नी की जान बचा लेता है, ठीक है। तो जेम्स को क्या लगता है? देखो प्राइमरी का होता है चोरी करना बुरी बात है, ठीक है। जेसिका, फ़ायदा किससे हुआ? मतलब अगर हिंस का फ़ायदा हो गया तो ठीक है, उसने गलत नहीं किया कुछ। लेकिन जूलिया कहती है हिंस ने सब कुछ किया, बाद में जान बचाने के लिए उसने चोरी की, तो उसने ठीक किया, ठीक है। तो तीनों में अंतर है इस कहानी से, मतलब यही मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग कि कैसे काम करती है बताया है कोहलबर्ग ने। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगला टॉपिक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ाने से पहले एक शब्द है स्कीमा, जो पियाजे जी ने दिया है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्कीमा वर्ड किसने दिया है। स्कीमा क्या होता है? ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ नॉलेज, मतलब चित्र या काम करने का ढंग जो होता है, स्कीमा होता है। मतलब हमारे दिमाग में हर चीज़ बन जाती है, हमारे दिमाग में हर चीज़ बन जाती है। जैसे अब डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाना
इस प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ हमें पता नहीं है जिसके बारे में, तो हमारा मन असंतुष्ट रहता है, लेकिन जब हम उसके बारे में जान जाते हैं तो हमारा मन क्या होता है, शांत हो जाता है। वही बात है यहाँ पे कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाना ही इस प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब इक्विलिब्रेशन जो होता है दो टाइप से होता है, एक होता है एडॉप्टेशन से और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो अडॉप्टेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये देखो। अडॉप्टेशन दो तरह से होता है। कैसे होता है, एसिमिलेशन से और एकोमोडेशन से। एसिमिलेशन क्या है, ये देखो, ये जो है ध्यान से देखना कि अपने पुराने स्कीमा में कुछ नई चीज़ें जोड़ना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं और नई बात उस बारे में पता चली तो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। लेकिन एकोमोडेशन क्या है, नया स्कीमा बनाना या पुराने स्कीमा को ठीक करना। जैसे हमने कोई गलत चीज़ सीख ली तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अपने दिमाग में जाके सुधारना पड़ेगा। तो ये क्या है, एकोमोडेशन। या फिर कोई नई चीज़ ही सीख रहे हैं, वो भी क्या आ जाएगा, एकोमोडेशन में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्कीमा को वर्गीकृत करते हैं। जो चीज़ हम लोग सीख चुके हैं तो हर चीज़ को अलग अलग वर्गीकृत कर देना ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे चलते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितना भी बताऊंगा हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा। देखो सब पे स्टार ज़्यादातर लगा है, तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये किसने, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे के भी बताने जा रहा हूँ। तो उनकी पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर। सेंसरी मैटर हिंदी में, देखो ज़्यादातर ध्यान रखना कि इंग्लिश में ही याद करो, क्योंकि हिंदी में कई नाम हो सकते हैं इन चीज़ों के, तो इंग्लिश में ही याद रखो। बाकी मैंने हिंदी में लिख दिया है कि संवेदी या इंद्रजनित कामक अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था कब से कब तक होती है, पहली तो यही है, सब में पहली चीज़ यही लिखी है। ठीक है, जन्म से 2 साल तक होती है, जन्म से 2 साल। अब पहला क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है 10 मंथ के बाद आती है। लेकिन देखो लिख दिया गया है 10 मंथ के बाद आती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब लेकिन ऐसे ही इन जर्नल पूछेगा तो सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर में आता है। वो ही जैसे आप लोग झां करते हैं ना बच्चों को, कि झां, तो और बच्चा पहचान के हंसने लगता है ना, तो वही है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है परंतु विदाउट लैंग्वेज, मतलब उसे सिंबल देख के चीज़ें पता चलने लगती कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता उनके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली, क्योंकि आगे सिंबॉलिक थिंकिंग यहाँ पे विदाउट आया है, आगे आएगा विद लैंग्वेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और आप मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि सेंसरी मोटर और वो दूसरे में आएगी। ठीक है, तो इसे भी अभी आगे ध्यान रखना। प्री ऑपरेशनल दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये कब से कब तक होती है, ये 2 से 7 साल होती है, ये 2 से 7 साल होती है। इसे में ईगो सेंट्रिज्म होता है, मतलब मैं का भाव होता है, इसमें क्या होता है, मैं का भाव होता है। दूसरा इनरिवर्सिबिलिटी किसी भी चीज़ को पलट नहीं सकता, मतलब जैसे उल्टी गिनती नहीं कर सकता। ठीक है, लेक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव होता है। जैसे पतली चीज़ में तुम कोई चीज़ भर दो तो उसे लगेगा ज़्यादा है, लेकिन वही अगर फैली चीज़ में दे दो तो छोटी हो तो उसे लगेगा कम है, तो ये लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है। सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है विद लैंग्वेज, देखो यहाँ पे आया है, तो ये ज़्यादातर यही वाला पूछते हैं कि सिंबॉलिक थिंकिंग विद लैंग्वेज किस में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो एनिमिज्म ये क्या होता है, क्या होता है, निर्जीव नेचुरल चीज़ें के लिए जीवात्म का श्रेय आ जाता है, मतलब सब जीवित चीज़ें हैं ऐसा आ जाता है इसके अंदर।
इंट्यूटिव थिंकिंग, इंट्यूटिव थिंकिंग जो देखता है वही समझता है, मतलब जो इसे दिखेगा वही समझ पाएगा, जो नहीं है उसके सामने उसको नहीं समझता। ठीक है, अगली है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक, ये क्या है, 7 साल से 11 साल, 7 साल से 11 साल तर्क आ जाता है, पर जो चीज़ें देख सकता है या सामने है, अब देखो तर्क भी कर लेगा लेकिन जो चीज़ें इसके सामने होंगी उन्हीं चीज़ों पे क्या कर पाएगा, ये तर्क कर पाएगा। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यहाँ पे भी ध्यान रखने वाला है, एक सेम ऐसे ही तर्क आएगा लेकिन जो चीज़ें देख नहीं पाएगा उसके लिए भी, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा अगले में। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, देखो पहले में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, इरिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल में थी और क्रिएट ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी है। कंजर्वेशन, अब उसमें कंजर्वेशन नहीं था प्री ऑपरेशनल में, लेकिन कंक्रीट में कंजर्वेशन भी है। ठीक है, अब फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, ये 11+ होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब फील करना, मतलब भाव, जो चीज़ सामने ना भी हो उसके बारे में भी तर्क कर सकता है। ठीक है, अगला चीज़ है कोहलबर्ग की थ्योरी। कोहलबर्ग की थ्योरी में देखो मोरल डेवलपमेंट के इन्होंने 6 स्टेजेस बताए हैं और 3 लेवल बताए हैं। पूरा बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने लेवल होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं कोहलबर्ग में, तो 6 स्टेजेस और 3 लेवल होते हैं। ठीक है, अगला है लेवल फर्स्ट। क्या है लेवल फर्स्ट? प्री कन्वेंशनल। अब देखो इसमें लेवल तो याद करना आसान है, पूर्व पारंपरिक, दूसरा पारंपरिक, तो तीसरा है उत्तर पारंपरिक। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी क्या है, प्री कन्वेंशनल, तो इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी होती है। मतलब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बाकी देखो इसमें क्या होता है, पहला स्टेज क्या होता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, मतलब ओरिएंटेशन। ठीक है, ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन करता है लेकिन पनिशमेंट के डर से पालन करता है। इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, या इसे ही कहते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, मतलब क्या होता है कि अपना खुद का लाभ देखेगा तभी काम करेगा कोई। ठीक है, दूसरा लेवल क्या है, कन्वेंशनल। ठीक है, इसमें तीसरा स्टेज क्या है, गुड गर्ल एंड गुड बॉय, मतलब आपके सामने अच्छा बनेगा, भले पीठ पीछे वो कुछ भी बुरा करेगा लेकिन आपके सामने अच्छा बनेगा। ठीक है, टीचर जैसे जी टीचर जी सर जी, ऐसे वाला बच्चा हो जाएगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, बच्चा लॉ और ऑर्डर बहुत मानता है कि हाँ हम मानेंगे तो हमें लोग अच्छा समझेंगे, इसीलिए वो मानता है। फिर क्या है, तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब वो सोशल सामाजिक चीज़ों में ज़्यादा पड़ जाएगा और समाज के नियम कानून मानने लगेगा। सोशल राइट्स, अब देखो छठा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि सोशल राइट्स क्या होता है, बड़ा हो जाता है इंडिविजुअल राइट से, मतलब यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं बच्चे में। ठीक है, तो मैंने आज तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई हैं, वाइगोस्की पढ़ाया, जेरोम ब्रूनर पढ़ाया, प्याजे पढ़ाया और कोहलबर्ग पढ़ाया, और मुझे लगता है इन जितना पढ़ा है इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।